तो भाई आपका पेपर है मई जून 2023, वेरिएंट 1 पेपर 4। चाहिए तो 41 आपका बनता है। अच्छा देखो, बहुत डिटेल में और बड़े इजी वे में मैं लेके जाऊंगा इस पेपर को, क्योंकि भाई समझना बहुत ज़रूरी है। और इसकी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊं, इसके आंसर्स भी दिखा दूं और एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिखाऊं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टू इम्प्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी, economists frequently advise government to remove existing subsidies to the private sector provider of education। क्या मतलब है जो प्राइवेट एजुकेटर्स हैं, जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं, हम लोग उनकी तरफ से सब्सिडीज को रिमूव कर रहे हैं। तो कह रहा है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि हमारे पास एलोकेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाए, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर लॉस जो है ना वो हमारे पास कम हो जाए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारे पास उसको देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हमें सब्सिडीज को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सोसाइटी वेलफेयर की तरफ जाएगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इवैल्यूएट दिस एडवाइस। ठीक है, अब बात सुनो। देखो, ये क्वेश्चन को टेक्निकल कर रहा है, कुछ भी नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, एजुकेशन क्या होती है? मेरिट गुड, डीमेरिट गुड? मेरिट गुड। तो एक मेरिट गुड है, और मेरिट गुड को उसने क्या प्रोवाइड की हुई है? सब्सिडी। तो सब्सिडी को लिंक करके आपने उसके बेनिफिट्स बताने, आपने उसकी डायग्राम बतानी है, आपने मेरिट की अलग डायग्राम बतानी है, सब्सिडीज की अलग डायग्राम बतानी है। विद मेरिट कोड आपने उसका लिंक लेके चलना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद बेनिफिट ड्रॉबैक बता के आप बोलेंगे यार कोई और पॉलिसी है विच यू कैन यूज, ये आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आओ जरा। स्टार्ट कैसे करेंगे आप? स्टार्ट कैसे करेंगे भाई? अच्छा, 6 मार्क आपके इवैल्यूएशन के हैं खाली, इवैल्यूएशन कंक्लूजन के, ठीक है। स्टार्ट आप कैसे कर रहे हैं ये देखो। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, देखो उसने आपको क्या बोला हुआ है। उसने आपको बोला हुआ है प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन। तो पहले तो उसको बताना पड़ेगा ना कि प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में फर्क क्या है। ठीक है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, इन दोनों में फर्क क्या है पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉलेज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आपका लिंक बैठना स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आप लिंक करेंगे, लिंक एजुकेशन विद क्या? विद कि ये अंडर कंज्यूम होती है, अंडर प्रोड्यूस होती है, अंडर एलोकेटेड होती है, बट एट द सेम टाइम इट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये प्रॉब्लम अपने पास आ रही होती है। ठीक है, ये चीज आपने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला लिंक आपका क्या बैठेगा? आपका लिंक बैठेगा लिंक विद एलोकेटिव एफिशिएंसी। यहाँ पे प्रोडक्टिव की बात करने की जरूरत नहीं है, लिंक विद एलोकेटिव। और एलोकेटिव एफिशिएंसी के अंदर आप कौन सी डायग्राम यूज करेंगे? समझे? एम एस बी इज इक्वल टू एम एस। यहाँ पे कोई भी वेलफेयर लॉस आपके पास नहीं है। सही है, अब आगे सुनो। अच्छा भाई, मैरिट गुड की अपना डायग्राम और सब्सिडी का लिंक विद मैरिट गुड, कौन सी डायग्राम होती है मैरिट गुड की? प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके पास एमएसबी आ रहा है, ये आपके पास एमएससी आ रहा है, यही पढ़ा था। अच्छा भाई, यहाँ पे आपके पास कोई भी वेलफेयर लॉस नहीं हो रहा, ये आपके पास बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास प्राइस लेवल चल रही है, ये आपके पास प्राइस लेवल आ रही है। ठीक है भाई। अच्छा, अब फर्दर आगे क्या होगा? एमएससी के अंदर एक चीज है प्राइवेट कॉस्ट, एमएसबी में दो चीजें। तो हमें तो प्राइवेट प्राइवेट करना होता है कि नहीं? ऐसा ही है। ये लो, ये आपका मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट आ गया, एमपीवी। हाँ, पढ़ा है ना पहले, गुमसुम क्यों हो? ये एमपीवी आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया E1, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q1, ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आ गई P1। अच्छा, मार्केट में वेलफेयर लॉस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये लो, ये ये आपका पूरा वेलफेयर लॉस आ गया, EF और E1। पढ़ा हुआ है ना? सही है। अब इसको लिंक करें में सब्सिडी,
मैंने सब्सिडी के लिए क्या बताया था, सेम डायग्राम बनती है, बस एक फर्क क्या आता है कि आप सब्सिडी के अंदर फिर सप्लाई बढ़ा के दिखाते हो। ठीक है, तो प्राइवेट बेनिफिट इनकम हुआ। प्राइवेट बेनिफिट कम होता है एज कम्पेयर टू सोशल बेनिफिट। यार ये डायग्राम याद करो ना, ये आपका सोशल बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, ये पूरे का पूरा सोशल बेनिफिट है, जिसमें से इतना पोर्शन करवा ये वाला क्या है, प्राइवेट, और ये वाला पोर्शन क्या है, एक्सटर्नल। तो हम तो सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट को लेके चलते हैं ना भाई। अब देखो एमएससी के अंदर सिर्फ क्या है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो प्राइवेट प्राइवेट लेके चलेंगे ना। अच्छा, सब्सिडी के लिए आपने क्या करना है, सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट आपको ऐसे सप्लाई राइट पर फेंकेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एमएससी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस सब्सिडी। एक्सीलेंट। यही पढ़ा है ना हमने अब तक। तो ई से लेके ई वन तक वो ऐसे पहले नीचे मूवमेंट कर रहा है, और फिर कहाँ जाएगा, ई वन से ई टू, और प्राइसेस क्या हो जाएगी, और वापस इक्वली खत्म। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीजें। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं भाई। बेनिफिट्स ये हैं कि कॉस्ट कम हो जाती है, आपके पास सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपके पास वो अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, वेलफेयर लॉस कम हो जाता है, चांसेस ऑफ वेलफेयर लॉस। बेटा अच्छा, ये अब एक बेनिफिशियल गुड है, ठीक है, और इसके लिए चार्ज भी हो रहा है, तो सब्सिडी मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस कम हो गए, तो लोग और ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे उसके टुवर्ड्स। ये पढ़ा है ना सारी बातें। ड्रॉबैक क्या है, इसको याद लगाओ, ड्रॉबैक क्या है भाई, लोगों को इतनी नॉलेज होगी नहीं तो नॉलेज के इश्यूज, नॉलेज के इश्यूज सबसे पहले तो हमारे पास, उसके बाद लगाओ करो सी लाइट को, और क्या चल रहा है ये, इसको लगा फ्लश मार के देखो चल रहा है, नॉलेज के इशू। हाँ चेक कर नहीं सकते। नॉलेज के इशू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सीलेंट। नहीं नहीं वो वैसे, पहला प्रॉब्लम क्या, नॉलेज का इशू। यार असल फसाद की जड़ क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना सब्सिडी शुड बी रिमूव। सेकंड पॉइंट आयशा की तरफ से आया, किसकी तरफ से आया, आयशा की तरफ से आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अचार पॉइंट जो मैंने बताया भाई, दाल चावल अचार पॉइंट, ये हर जगह आएगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा, टू हाई सब्सिडी विल रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टू लो सब्सिडी विल बी इनफेक्टिव, किसी काम की नहीं है, तो हमें क्या लेना देना उस सब्सिडी को लगाने के बाद। उसके अलावा सब्सिडी लेने के बाद भी क्वांटिटी सिर्फ इक्वली तक आई है, ज्यादा नहीं मिला। ठीक है जी, तो ये ये आपने पूरी बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स सब्सिडीज के हवाले से आपने बताने। अच्छा जी, फिर आप फर्दर पॉलिसीज के ऊपर बात कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, स्टेट प्रोविजन। डायरेक्ट प्रोविजन या स्टेट प्रोविजन, दो नाम होते हैं इसके, ठीक है। सब्सिडी की चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं, बट इन दोनों पे इतनी लंबी आपने करनी नहीं, इन दोनों पे इतनी लंबी आपने करनी नहीं, आपने जो लंबी करनी थी वो सब्सिडी के हवाले से आपने करनी, ठीक है। अच्छा, मेन बात आपकी वही आती है, आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज की बात कर रहे हो ना। अच्छा, अब बेटा अपने पास क्या कहानी चलेगी, आप एडवर्टाइजिंग का बताएं कि असर फसाद की जड़ इज लैक ऑफ नॉलेज व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज कैन बी सॉल्व्ड बाय इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, लोगों के पास नॉलेज आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, एज पर द डायग्राम खत्म, खलास आपने बता दी। डायरेक्ट प्रोविजन की आप बात करें, डायरेक्ट प्रोविजन के बारे में बात करें, बट अगेन वही बात है कि इफ गवर्नमेंट इज डायरेक्टली प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट विल नेवर फोकस ऑन क्वालिटी, गवर्नमेंट ओनली फोकसेस ऑन क्वांटिटी। तो ये प्रॉब्लम है ना आपके पास, ये बात आप उसको बता सकते हैं। बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हर चीज के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कि यार क्या हमें ये सब्सिडीज रिमूव कर देनी चाहिए कि नहीं, आप बोलेंगे कि यार देखो मार्केट फेलियर तो आ रहा है, मार्केट फेलियर जब जब मेरिट गुड होगा या डीमेरिट होगा, मार्केट फेलियर लास्ट में आएगा, ठीक है, तो कंक्लूजन का पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक मैंने सब्सिडी देखो तो मार्केट में ये खत्म हो गया। हाँ, कम हो खत्म नहीं होगा आपको, पर कम वो कह रहा है कि रिमूव कर दें, तो सिर्फ मार्केट में और बढ़ जाएगा। तो वो कह रहा है कि इससे एलोकेटिव एफिशिएंसी आपके पास आएगी अगर मैं देता हूँ,
तो हमने गलत बोला ना, सो यार ये तो गलत बात, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं किस तरह स्टार्ट करूंगा भाई, आप इस तरह स्टार्ट करेंगे कि यार देखो इफ सब्सिडी रिमूव आप करते हैं ना, तो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी विल इंक्रीज, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी विल इंक्रीज अगर आप सब्सिडीज को रिमूव कर देते, ठीक है। तो आपको सब्सिडीज के साथ साथ अदर ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को भी नजर में रखना पड़ेगा। यू शुड गो फॉर सब्सिडीज प्लस ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप ये देखेंगे कि यार नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो है, बट अपने को ये नहीं मालूम कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो क्यों रही है। तो डू वी नो द रूट कॉज, क्या हमें रूट कॉज पता है? नो, वी डोंट नो द रूट कॉज, हमें नहीं पता कि यार अगर एक्सटर्नैलिटी हो रही है तो क्यों हो रही है। क्या पता नॉलेज है बट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हो सकता है ना। क्या पता नॉलेज है बट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, या क्या पता मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बट नॉलेज नहीं है, या मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ नॉलेज भी है बट अवेलेबिलिटी नहीं है। डिफरेंट चीजें हो सकती है ना मेरे भाई। यहाँ अवेलेबिलिटी और दोनों बात होती है ना। तो आप बोलेंगे क्या रूट कॉज क्या है, वी डोंट नो द रूट कॉज। तो मतलब ये नहीं लिखना कि रूट कॉज क्या है क्वेश्चन मार्क लगा के और ये वो, आप इस तरह बोलोगे कि भाई देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन अबाउट द रूट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर गिवन, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, प्राइस भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, यानी कि हर चीज को आपने बराबर तरीके से लेके चलना होगा। समझ में आती है बात। और फिर उसके बाद ये किस पर डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ अगर एक ऐसा गुड है जो एक बड़ा कीमती है, जैसे मैं आपको बताऊं ऐसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये अगर आप किसी प्राइवेट इदारे के हाथ में भी देते हो तो ही हैज अ लाइसेंस टू ऑपरेट, ये हर बंदा नहीं कर सकता। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ डायमंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हर बंदा नहीं कर सकता। सेंसिटिविटी है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, हर बंदे को गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर सकती। तो आप नेचर भी देखो। अगर मैं सब्जी की बात करूं तो प्राइवेट प्रोड्यूसर बना रहा है, ठीक है। बिजली की बात करो, क्या ये प्राइवेट प्रोड्यूसर के हाथ में देनी चाहिए? न्यूक्लियर की बात करो, वाटर सप्लाई की बात करो, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो अगर ऐसे न्यूक्लियर है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट, अपने हाथ में ना हो। अगर अपने हाथ में आए तो हम लोग जलील हैं, हम लोग जो है वो अगलों को मार दें, यही कहानी होती है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड। कभी कभार इंटरवेंशन जरूरी हो जाती है, कभी कभार इंटरवेंशन बिल्कुल ही फजूल, तो इस तरह एजुकेशन में अभी इंटरवीन कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं तो ठीक है, एजुकेशन दे रहे हैं तो ठीक है, बट अगर ये दूसरी तरह से इंटरवीन करें कि मैक्सिमम प्राइसेस लगा दें या फिर एक प्राइस कंट्रोल कर दें, तब ज्यादती है, तब जुल्म है। भाई जो बच्चा पढ़ सकता है, जो बंदा अमीर बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो आ रहा है, ठीक है ना। जो नहीं कर सकता वो नहीं आ रहा, उसके लिए आप हो ना, स्कूल खोलो, आप कब काम आओ। यही होता है ना हर जगह पे, कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट स्कूल जा रहा है, जो नहीं कर सकता वो फिर गवर्नमेंट का इदारे में जाके पढ़ता है, ऐसा ही है। तो इस तरीके से आपने अपने जजमेंट को बेस करना होगा, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है, क्लियर है सारी कहानी। वहाँ पे एजुकेशन एक्सपायर किया क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशन को लिखा होता है, अगर नहीं होता फिर मैं बात कर सब्सिडी रिमूव कर लेंगे। देखो बात तो फिर वही हो जाती है ना कि देखो सब्सिडी में भेज दूंगा, 5 रुपए भेजूंगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं, ग्रुप पे भेज। अरे देखो बात सारी वही है ना कि सब्सिडी मिलती किसको है, एक गुड को मिल रही है ना, भले वो प्राइवेट हो या भले पब्लिक हो। हाँ अगर उसके अंदर ये बात ना बताता तो ये वाला पॉइंट शायद मिस आउट हो जाता, ये जाया हो जाता, बट थ्रू आउट एमएस में कोई इफेक्ट नहीं आता। सेम सेम कंक्लूजन और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा और क्या क्वेश्चन आया हुआ भाई, क्लियर। अच्छा मुझे ये बताओ कितनी एमएस मिलती जुलती थी आप लोगों की इस क्वेश्चन से रिलेटेड?
हमारे डायग्राम में 60%। 60%। एक बात कंफ्यूजन में भी लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ, अगर सब्सिडी की बात पहले थी तो थोड़ा में भी जो प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं वो शायद इनएफिशिएंट हुए, उनको कॉस्ट वगैरह कवर हो रही है। तो अब क्या होगा अगर सब्सिडी रिमूव कर देंगे? इससे ज़्यादा efficient देखना है, नहीं तो सब्सिडी अगर रिमूव की जाएगी तो फिर कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो उस हिसाब से काम भी तो करेंगे। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि सब्सिडीज अगर रिमूव होंगे दे विल ट्राई टू बी एफिशिएंट। सिर्फ कंक्लूजन डिफरेंट था थोड़ा सा। अच्छा ये हो रहा है। देखो तुम सही नहीं कर रहे हो कि अगर देखो देखो ग्राफ जिस लास्ट परफेक्टली लास्ट होता तब वो काम कर सकता था। तुम सुनो पॉल्यूशन मेरी के बाद बात, कॉन्सेप्ट लेके चलो। आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि मैं अपनी कॉस्ट कवर अप करने के लिए शायद एफिशिएंट हो जाऊं, बट मैं प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हूं। इसने क्या पूछा हुआ है आपसे? देखो ऊपर से ये नाजिल होती है चीज, एकदम ऊपर से आई कि भाई ये तो एलोकेटिव का क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव का। तभी तो मैं सोच रहा था बैठा हुआ यार ये पॉइंट फिर मेरे जहन में क्यों नहीं आया, मैंने मार्क्सिंग में क्यों नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो एलोकेटिव नहीं होंगे आप, प्रोडक्टिव यस हो सकते, एलोकेटिव नहीं हो सकते। एलोकेटिव इसलिए हो सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड ये है। बात सारी वही है ना, मुझे सोसाइटी से क्या है यार, मैं कचरा भी फेंकता हूँ बाहर, मुझे कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी से। मैं क्या क्यों, अगर मैं कर रहा हूँ तो दूसरा कर रहा है मेरे लिए, सोचने वाली बात है। प्राइवेट वाला ऐसी समझे? आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। Some firms frequently use price discrimination. Some firms frequently use price discrimination. Assess the view then that when this occurs, price discrimination will always benefit the producer at the expense of consumer and society. कहता है कि यार जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उससे प्रोड्यूसर को हमेशा फायदा होगा, बट कंज्यूमर को हमेशा नुकसान होगा और सोसाइटी को भी हमेशा नुकसान। चलो पहले तो इधर आओ। पहले तो सिंपली आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, इसकी कंडीशंस, ये कहाँ पे होता है, कंटेस्टेबल मार्केट के अंदर होता है। कंडीशंस को आप लिंक करेंगे कंटेस्टेबल मार्केट के साथ। कंटेस्ट नहीं मतलब देखो कंटेस्टेबल का मतलब क्या होता है, कंटेस्टेबल का मतलब ये होता है जहां पे कंटेस्टेंट्स हो, ठीक है, और जहां पे आपके पास कंटेस्टेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, वो फिर इम्परफेक्ट मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। सही है, जहां पे कंपटीशन आना स्टार्ट होगा वो इम्परफेक्ट बन जाता है, एक्सेप्ट फॉर परफेक्ट कंपटीशन। जहां पर भी कंटेस्टेंट्स हैं, जहां पर भी फट्टेबाजी है, वो आपका होता है कंटेस्टेबल मार्केट। उसे परफेक्ट इम्परफेक्ट दोनों आ जाते हैं, बट आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि मोस्टली किसमें होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इम्परफेक्ट। तो यहाँ पे आप लिंक करो। हाँ नहीं, मोनोपोलिस्ट नहीं, मोनोपोलिस्टिक भी करती है, सब कर रहे होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में कहाँ परफेक्ट में कहाँ होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? सही है। अच्छा अब फिर आपने यहाँ पे इसको फर्दर लिंक करना होगा पीईडी के साथ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, कि वो किस तरह हमारे पास गेम चला रहे होते हैं और किस तरीके से हमारे पास जो है वो चेंजेस आ रही होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी भी। अच्छा फिर यहाँ पे आपके आएगी अब डायग्राम। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा रेफर टू नोट्स, ठीक है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं मेरे नोट्स में जो मैंने बुक की कॉपी पेस्ट डाली है, बहुत माइनर चीजें, और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उनमें से एक है, क्योंकि ये मैं इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझता हूँ, इसलिए मैंने बुक को कॉपी पेस्ट मार दिया उसके ऊपर, मैंने अपनी कोई कारीगरी की नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम को देखें जरा। आप देखिए, ये देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गई, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गई। आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री आपके पास क्या होता था, रुको मैं जरा जूम इन कर रहा हूँ। फर्स्ट डिग्री आपके पास क्या होता था भाई, ब्लैक में टिकट बेचना, बताया भाई ये। हाँ, सेकंड डिग्री आपके पास क्या था कि आपके पास रेजिडेंशियल एरिया में डिफरेंट बिल आता है और कमर्शियल एरिया में डिफरेंट बिल आता है। थर्ड डिग्री क्या था, सेम प्राइस सेम प्रोडक्ट के लिए डिपेंडिंग अपॉन पीईडी डिफरेंट प्राइस लेवल आप चार्ज कर रहे होते हो।
डायग्राम ये वाली एक बना लो, बहुत है, ठीक है, इनफ। इनको बनाने की जरूरत नहीं है, जो रिमेनिंग आपके पास आ रही है इनको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो ये वाली तो खास तौर पे, ये तो किसी काम की नहीं है, फजूल डायग्राम, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं। चलो, सॉरी ये तो माइक्रो के लिए ये रहा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमारा प्रोड्यूसर हमेशा बेनिफिट उठाएगा एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर एंड सोसाइटी। तो पहले तो फेवर में बात करोगे, यस ऐसा होता है, तो मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा कि क्यों उठाएगा। तो आप यहाँ पे बताना स्टार्ट करेंगे कि यार वो बिल्कुल के किस तरह बताना स्टार्ट हो रही है, बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हाँ यार वो करता है, किस तरह बताओ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही होगी, और फायदे हैं ना प्रॉफिट, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ही आ गया। डिस्क्रिमिनेशन करने के फायदे हैं। क्या फायदे? ये वही लिखना है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या फायदे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और उसके अलावा मार्केट, तो मार्केट शेयर का थोड़ी सा प्लस होगा। अच्छा, एक राज की बात बताओ, राज की बात, 20 रुपए लोगे तो एक हजार की बात। राज की बात क्या है? ये खैर राज की तो नहीं है, खैर तुम सबको ही पता है। भाई अगर एक प्रोड्यूसर है जो डोमेस्टिक मार्केट में बैठा है, भाई यार आप लोग अगर याद पड़ा, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को ओलिगोपोली मार्केट का, वो पुराने पेपर पे था। वो क्वेश्चन क्या था? एक डेंटिस्ट था, उसने इजिप्ट में अपना स्टोर खोला हुआ था और यूएस में अपना स्टोर खोला हुआ था, शायद मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आप लोगों को करवाया था। अब आप लोगों को नहीं याद, वो अलग बात। उसने अपना एक क्वेश्चन खोला, अब सॉरी, उसने अपने एक स्टोर खोला था इजिप्ट में और यूएस में। इजिप्ट इजिप्ट के अंदर वो $20 लेता था, शायद आसपास कोई $20 के करीब ले रहा था, और सेम सर्विसेज के पैसे यूएस में तकरीबन की कुछ $700-800 ले रहा था। सर्विस सेम थी, बट इजिप्ट में प्राइसेस डिफरेंट है, यूएस में प्राइसेस डिफरेंट। तो यही काम हमारा लोकल प्रोड्यूसर भी तो कर सकता है ना, अगर वो यहाँ पर बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बाहर महंगे दाम बेचे और एक्सचेंज रेट का बेनिफिट उठाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे अगर कोई चीज अपने को पड़ रही है ₹1000 की, लेट से वही सेम चीज मैंने बाहर यूएस में $100 की बेच दी, लेट से $100 यहाँ के बहुत बड़े बन जाते हैं भाई, वो तकरीबन ₹30,000 बन जाते हैं। हाँ, और हमें पड़ रही है वो चीज ₹100 की, बोला था ₹1000 की, बोला था कितनी, बोला था ₹1000 की चीज पड़ रही है, ₹30,000 की आप आगे बेच रहे हो, तो यार आप खुद सोचो ना, आप कितना प्रॉफिट को खेल रहे हो। तो एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी यहाँ पे आ रहा है, दूसरा इससे आपके पास क्या हो रहा है कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इम्प्रूवमेंट इन, यार ये भी तो आ रहा है। तो सोसाइटी का तो आप ख्याल कर रहे हो ना, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है आपकी, आप डिफरेंट वेज से अपने खर्चे निकाल सकते हो, अपनी कॉस्ट कवर अप कर सकते हैं, मतलब ये मिक्स पॉइंट चलेंगे, बेनिफिट्स भी आएंगे, ड्रॉबैक्स भी आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और 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 बताओ। सर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, अगर ग्रोथ होगी तो दैट वाला एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ फर्म के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपके पास मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी। जाएगा। एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा, कंज्यूमर के ऊपर आओ। यार मैं एक बंदे से ज्यादा फीस देता हूँ, एक से कम फीस देता हूँ, सर्विस तो एक ही है ना। बात तो सारी वही है कि यार मैं आप लोगों को सबको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट फर्क क्या है? कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है अगस्त से, कोई मुझसे स्टार्ट करा मिड ऑफ सेशन से, किसी ने स्टार्ट करा क्रैश ग्रुप में, कोई पढ़ रहा है इंडिविजुअल क्लासेस, कोई कह रहा है सर मुझे इस तरह पढ़ा दे उस तरह पढ़ा दे। चीज क्या है हिंदी है, सेम है ना, कोई फर्क तो नहीं है, बट चार्जेस सबके डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि यार ये बंदा कितना ज्यादा इनलास्टिक बैठा हुआ है मेरे लिए। अब जो पीछे पड़ गया बोला नहीं सर मैंने आपसे ही पढ़ना, भले कुछ भी हो जाए मैं वरना पागल हो जाऊंगा, उसकी डिमांड मेरे लिए क्या है? इलास्टिक, उसको तो काटना जिबा करना मेरा फर्ज बनता है भाई, ठीक है। लेकिन जो कहता है कि हमें भाई होगा तू अपने घर पे अब्दुल आदी है, अपने घर पे होगा, कोई और बिलाल बशीर से पढ़ लूंगा मैं, या इससे पढ़ लूंगा, बहुत टीचर है, जरा मुश्ताक से पढ़ लूंगा, अपना और कौन है, जई से पढ़ लूंगा, मतलब एक है ना, डिफरेंट टीचर्स है ना, मैं इनसे पढ़ लूंगा उससे पढ़ लूंगा। यानी कि इस बंदे की डिमांड इलास्टिक है। ये बंदा बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अब्दुल आदी हो गए अपने घर पे, समझे? तो यहाँ पर मैं उसकी प्राइसेस क्या करूंगा? कम करूँ। तो यही काम दुकानें भी कर रही होती, यही काम फर्म्स भी कर रही होती है। तो जो जिबा हो रहा है उसको जिबा करो, और जिसको आप जिबा कर रहे हो
Can't you use that money earned from that consumer in research and development? जो पैसा आपने जिबा करके निकाला है वही पैसा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करके अपने प्रोडक्ट को और इनोवेट करो और ग्रो करवाओ। तो ये किसके लिए बेनिफिट है? कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि मोर रेवेन्यू अर्न कैन बी यूटिलाइज्ड इन आर एंड डी। तो यार ये तो कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए ओवरऑल हर बंदे के लिए फायदा है कि नहीं है? हर बंदे के लिए फायदा है कि नहीं है? समझे? ये कहानी आपके पास आ रही होती है, आप इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप? अच्छा, कई, अब इसी तरह कई कंज्यूमर लूज करेंगे, कई बेनिफिट जो लूज कर रहे हैं वो क्यों लूज करेंगे? क्योंकि उनकी डिमांड इलास्टिक है। अब देखो ना, जैसे मैंने कहा कि यार कोई बच्चा आता है मेरे पास अभी के टाइम में, बोला सर मैंने आपसे ही पढ़ना है यार, प्लीज मुझे पढ़ा दो। अब मुझे पता है कि ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, तो मैं तो अगर उसको जिबा करूं तो ज्यादती करूंगा कि नहीं करूं? करूंगा ना ज्यादती, कि यार ये बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इसको जिबा कर रहा हूँ। बट अगेन मैं भी तो एक कसाई हूं ना। अगर कसाई, नहीं नहीं मैं कुरैशी नहीं हूँ, वैसे ही बात कर रहा हूँ कि अगर एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर एक कसाई होता है। अगर कसाई अपने कैटल से दोस्ती कर लेगा, बोलते 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 घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? लॉजिकल सी बात है ना यार। हाँ, इतना भी अब ज्यादती नहीं करो, इतना भी जुल्म नहीं करो अगले के साथ कि बेचारा बिल्कुल ही जो है वो खत्म होने पे आ जाए। ज्यादती करो, जिबा करो, लेकिन ऐसे छुरा मारो कि उसको तकलीफ ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कुछ कंज्यूमर्स के साथ ज्यादती हो सकती है जिनकी डिमांड इलास्टिक है, कैन बी चार्ज हायर सम ऑफ मनी। समझे बात को? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंज्यूमर्स विद इन इलास्टिक पीईडी could be charged higher sum of money which could be a drawback for them। अच्छा, मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों को मिक्सअप कर दिया है। आप लोगों ने पहले बेनिफिट्स लिखने फिर ड्रॉबैक्स, मतलब पहले पॉजिटिव साइड लिखनी फिर नेगेटिव लिखनी, सही है। मिक्सअप नहीं कर। कंक्लूजन जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। कि भाई इससे ड्रॉबैक हमेशा ज्यादा होंगे एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी और कंज्यूमर। भले ही उसको फायदा ज्यादा हो प्रोड्यूसर को, पर उसका पॉसिबल है कि फ्यूचर कस्टमर चला जाए दूसरे के पास अगर कोई दूसरा हम प्राइस दे रहा हो। सही है। और और ठीक है। देखो देखो, एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज बेनिफिट्स प्रोड्यूसर, ठीक है। ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है तभी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वरना वो पागल नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बट the extent to which consumer or society is exploited, the extent to which is exploited is debatable। ये चीज आपके एमएस में लिखी हुई सेम टू सेम बाद में से एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। इज डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब कि वो डिपेंड कर रहा है कि आप छुरी पेर किस तरह रहे। अगर तो आप इस तरह छुरी पेर रहे हो कि यार दूसरे को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ज्यादती हो रही है, तो यार जिस तरह हमारे यहाँ पे नहीं होता, अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी बेचने जा रहा है, लिख देता है ना अर्जेंट, अर्जेंटली बेचना है। अब क्या पता उस बेचारे को कोई मेडिकल बिल पे ऑफ करना हो या कुछ भी करना हो, कोई भी रीजन हो सकता है। अब मैं उसको जाके जिबा करूं कि भाई तूने 10 लाख की ऑफर लगाई हुई है, 8 लाख रुपए दे रहा हूँ, अभी के अभी कैश ले ले मुझसे, गाड़ी मुझे दे दे। अब ये देखो मैं ज्यादती कर रहा हूँ, और ये इस्लाम में भी नाजायज है। इस्लाम में नाजायज कि आप किसी की फायदा नहीं उठाओ, किसी की जरूरत का, ठीक है। अबे वैसे नहीं, हंस गया रहा है मुझे देख के, शर्म कर थोड़ी, हंस रहा है बेगैरत। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नाजायज फायदा उस तरह कि यार अब उस बेचारे को मेडिकल बिल पे ऑफ करना है या कुछ भी करना है, तो अब मैं उसको बोलूँ कि 8 लाख रुपए अभी के अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी दे दो।
तुम्हें अर्जेंट नीड है, इस तरह की चीजों में ये से आती है, ठीक है। वरना बिजनेस में जितना प्रॉफिट रखना है बेटा रखो, ये सब मैं पता कर चुका हूँ, टेंशन नहीं लो, सही है। तो इट इज डिबेटेबल, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह छुरी कर रहे हैं, छुरी फेर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन इसका बनेगा, क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात बेटा, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम जल्दी से बाद बता। में जाके वो कुछ भी नहीं बोलेंगे।